उसको थोड़ा सा टेस्ट को डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ क्या गलत हुआ है। हाँ, देखोगे पहला क्वेश्चन है साधन का पर्याय, है ना। तो भेषज। साधन हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, है ना। साधन का पर्याय क्या क्या है, और भी इसके ऑप्शंस हैं, बता सकते हो। चिकित्सितं वेदेरं पथ्य साधन चिकित्सितं औषधं वेदेरं प्रायश्चित्त पथ्यं प्रसवन प्रकृति चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रसिद्धं प्रशमनम प्रकृति स्थापनम् प्रकृति स्थापनम हितम। ये हितम। पूरा ही भेषज का पर्याय था, ठीक है। उसी में से एक क्वेश्चन उठा के दे दिया था, साधन किसका पर्याय है, तो वही भेषज का पर्याय है, ठीक है। ये तो सबका ही करेक्ट होगा आई थिंक, ठीक है ना। देन इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम। शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम भल्लातक। किसके लिए कहा गया है ना। भल्लातक के लिए। जब भल्लातक। आप लोग भल्लातक रसायन पढ़े होगे, है ना। भल्लातक रसायन कौन से पाद में है, पहले ये बताओ। हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट द्वितीय। सेकंड पाद में है ना। ईमानदारी से बताओगे और याद भी रखोगे, अगर किसी को नहीं याद है वो सुन के याद करने की कोशिश करेगा। भल्लातक रसायन हमने दूसरे पाद में पढ़ा था। दूसरा पाद का नाम क्या है रसायन के। प्राणकम। प्राणकामीय प्राणकामी अध्याय, है ना। टोटल कितने योग हैं दूसरे पाद में, 37 37 पाद है, ठीक है। उसी में से एक हमारा था भल्लातक रसायन। अब देखोगे भल्लातक के बहुत सारे प्रिपरेशन है, भल्लातक क्षीर, भल्लातक क्वाथ, भल्लातक बहुत सारे हैं। इसी में हमने एक भल्लातक रसायन भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भल्लातक को कैसे देते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में देते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और जब श्लोक नंबर 19 देखोगे, अपने अपने बुक में देखते रहना, श्लोक नंबर 19 है ना, सेकंड पार्ट का श्लोक नंबर 19 देखोगे, लिखा हुआ है कफजो न स रोगो अस्ति न बिबंधो अस्ति कश्चन। मतलब कफज, ऐसा कोई कफज रोग नहीं है। पूरे जितने भी हमने डिजीज पढ़ रखी है, पूरे चरक सुश्रुत या कोई भी ऐसा डिजीज है पूरे दुनिया में जिसको भी हो रहा हो, उसमें अगर कोई कफज डिजीज है, ऐसा कोई कफज डिजीज नहीं है जो भल्लातक से ना ठीक हो। और सेकेंड हाफ क्या कहता है, न विबंधो अस्ति कश्चन। और क्या कह रहा है, विबंध, ऐसा कोई विबंध नहीं है, ऐसा कोई कफज रोग नहीं है जिससे हम भल्लातक से ट्रीट करें और वो ठीक ना हो, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या कहता है, यम न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। यही लास्ट सेंटेंस आपको उठा के क्वेश्चन में दे दिया था, हन्यात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। मतलब अगर हम भल्लातक, भल्लातक क्या है, एक पॉइजनस हर्ब्स है ना, पढ़े होगे अगर तंत्र में। भल्लातक एक विष औषधि है, पर उसको हम एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कैसे, शोधन करके, है ना। बोला भी गया है चरक में कि बहुत सारे ऐसे चरक सूत्र सन फर्स्ट चैप्टर में देखोगे एक श्लोक है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको अगर हम प्रॉपर शोधन, प्रॉपर डोज में ना सेवन करें तो एज ए विष काम करने लगती है। और बहुत सारे ऐसी विष औषधियां जिनको हम प्रॉपर शोधन और मारन करके उनको प्रॉपर डोज में ले लें तो वो अमृत के जैसे काम करने लगती हैं। ठीक वैसे यहाँ पे भी हमने भल्लातक का प्रॉपर शोधन किया है, और ये काम क्या कर रहा है, विबंध, कफज रोग और शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम। मतलब इंटेलिजेंसी को भी ये बढ़ा रहा है, साथ में अग्नि को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखोगे विबंध किसकी वजह से होता है, कौन सा दोष इन्वॉल्व है विबंध में, वायु पित्त कफ, तीन ही दोष है हमारे पास, ठीक है। अब विबंध के लिए कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा सोच के बताओगे। कफ नहीं, मैम बात वायु, अपन वायु, अपान वायु मेनली। अगर हम वायु की बात करें, वायु के भी सब कैटेगरी में जाएं तो अपान वायु मेनली, पर अगर हम ग्रॉसली बात करें तो वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विबंध, है ना। विबंध का मतलब क्या है कि मल नहीं पास हो रहा है, तो वायु क्या कर रहा है, अपान वायु मेनली नीचे से अनुलोमन होना चाहिए, वो अनुलोमन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से विबंध हो जाता है ना। जिसको हम मॉडर्न के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो भल्लातक है ये वातज और कफज दोनों ही दोषों पे काम कर रहा है,
साथ में शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम, मेधा को भी बढ़ा रहा है और अग्नि को भी बढ़ा रहा है, मतलब ये पित्त पे भी काम करता है। अगर मंदाग्नि हो रखी हो तो क्या करेगा, वायु और कफ को शांत करेगा। जैसे ही वायु और कफ शांत होगा, पित्त अपने आप अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि को भी नॉर्मलाइज कर रहा है, अग्नि को भी बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो बोल सकते हो कि भल्लातक जो है वात और कफ प्रधान त्रिदोषों पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम हमने भल्लातक के लिए कहा था। थर्ड क्वेश्चन देखोगे, कास श्वास हरस जैव विशेषण, ये किसके गुण है ना, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश के। विभीतकी ऑप्शन में है, च्यवनप्राश ऑप्शन में है, हरितकी है और भल्लातक है। तो हमने भल्लातक के गुण अभी पढ़े। भल्लातक जो है वात कफ और अग्नि पे भी काम कर रहा था, मेधा को भी बढ़ा रहा था। पर यहाँ पे जो लाइनें उठा के दी है ये फलश्रुति है। च्यवनप्राश की हमने फलश्रुति पढ़ा था, वहां पे लिखा था कि कास श्वास हरस जैव। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद करो कि च्यवनप्राश कौन से पाद में बोला गया है। फास्ट वार्ड, फर्स्ट पाद, फर्स्ट पाद में। ठीक है, फर्स्ट पाद का नाम क्या है, अभय आम्लकीय रसायन पाद, अभया आम्ल की रसायन। और इसमें टोटल कितने योग बोले गए हैं, 6, 6 बोले गए हैं। ठीक है, जिसमें हमने 6 रसायन जो 6 योग बोले गए हैं उसके हमने नाम याद किए थे। प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, अम्ल की रसायन, हरितकीय रसायन, हरितकीय आदि रसायन, हरितक्यादि योग और एक योग, च्यवनप्राश था। ये च्यवनप्राश, इसके हाँ। लिए एक हमने फॉर्मूला याद किया था, बाबा आमले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। अगर मान लो किसी को भूल जाए इन केस, तो बाबा आमले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया, याद रखोगे। 6 इसमें आ जाते हैं। बाबा मतलब ब्रह्म रसायन, प्रथम है द्वितीय दोनों, 2 ब है तो 2 ब्रह्म रसायन हो गए। बाबा आमले का, आमले की रसायन च्यवनप्राश। ठीक है, हरा हरा हो गया मतलब एक हरितक्यादि रसायन और दूसरा हरितक्यादि योग आ गया। ठीक है, तो ये 6 योग हमारे प्रथम पाद में बोले गए हैं। इसमें एक च्यवनप्राश हमने पढ़ा था। तो च्यवनप्राश की जब फलश्रुति पढ़ोगे उसी में थर्ड लाइन आती है, सेकंड लाइन नहीं सॉरी ये फर्स्ट लाइन है, कास श्वास हरस्यैव विशेषणो उपदिश्यते, मतलब विशेष करके ये श्वास कास आदि रोगों में यूज होता है। तो यहाँ पे देखोगे विभीतकी है, हरितकी है और भल्लातक है। तो ऐसा कहीं बोला नहीं गया, जब ये च्यवनप्राश के लिए ही बोला गया है। तो थोड़ा फलश्रुति भी याद करते चलोगे। ठीक है, देखा होगा किसी को भी बहुत रेकरेंट कफ एंड कोल्ड होता है, अभी जो कोरोना समय भी आया था तो हम लोगों ने बहुत च्यवनप्राश का एडवर्टीजमेंट किया था। ठीक है, च्यवनप्राश बहुत लोग खाए। मतलब ओवरऑल ये इम्यूनिटी को हमारे रसायन की तरह काम करता है, तो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह हम इसको प्रयोग करते हैं। और लेकिन नागबला का संग्रह इस मास में करते हैं, है ना, नागबला तपस्य, तप तपस्य, तपस्या नागबला रसायन। ठीक है, नागबला रसायन कौन से पाद में आता है, सेकंड, सेकंड, सेकंड पाद में आता है। ठीक है, तो देखोगे जब बुक खोलोगे तभी दिया हुआ है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ लाइन है श्लोक की, देख लोगे फोर्थ लाइन है, उसमें लिखा हुआ है तपसी तपस्यवा मासे। मतलब जो हम भल्लातक का संग्रह कर रहे हैं वो तप और तपस्या मास में करते हैं। इसकी हिंदी जब पढ़ोगे, है ना, ऋतु की जब हिंदी पढ़ोगे ऋतुचर्या अध्याय में सूत्र स्थान 6 चैप्टर में, तो वहां पे मिलेगा तप और तपस्या को अपने हिंदी में कौन सा मास बोलते हैं, किसी को पता है बच्चे, माघ फाल्गुन, माघ और फाल्गुन में। ठीक है, मतलब नागबला मूल का संग्रह हमें माघ और फाल्गुन, उसी को थोड़ा अलग ऋतु का नाम दे दिया गया, संस्कृत टर्म है ये सब, तप तपस्या या तपसी तपस्या दोनों ही आता है। ठीक है, तो याद रखो कि नागबला का संग्रह हम तप और तपस्या में करते हैं या माघ और फाल्गुन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे श्लोक नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है मेध्य रसायन में गुरुची कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब किस फॉर्म में हम गुरुची का प्रयोग करते हैं मेध्य रसायन में, बोलो इसका आंसर बताओ। स्वरस मैम, गुरुची का स्वरस हम यूज करते हैं ना। तो मेध्य रसायन में कौन कौन से मेध्य द्रव्य हैं, 4, मध्य उपपर्णी, गुरुची, यष्टि मधु, शंख,
शंख पुष्पी, ठीक है। ये चार है। कभी भी देखोगे ब्राह्मी वगैरह बहुत बच्चे गलती से लिख देते हैं, पर ब्राह्मी नहीं है, अश्वगंधा भी नहीं है। अभी हमने देखा भल्लातक मेधा अग्निवर्धनम है, पर हमने इसको मेध्य रसायन में नहीं रखा है। ये एक थेराप्यूटिक यूज है मेध्य, ठीक है। तो मेध्य रसायन में गुडुचि का स्वरस, ठीक है, यष्टि मधु का चूर्ण, मंडूक पर्णी का स्वरस और शंख पुष्पी मूल का कल का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखोगे होगा गुडुचि का स्वरस हमने प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ तक सबके सही है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर, श्रेष्ठ शिलाजीत। कौन सा श्रेष्ठ शिलाजीत है? लोहा। लौह जो शिलाजीत है। अब यहीं से मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और भी एडिशनल पूछूंगी कि शिलाजीत के कितने भेद बताए गए हैं? चार। 4 भेद। किसने बोले, किस आचार्य ने 4 भेद बोला है? चरक। चरक, आचार्य चरक ने शिलाजीत के 4 भेद बोले हैं। और किसी आचार्य ने शिलाजीत का भेद बताया होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी भेद बताए मैम हैं? सारंगधर सुश्रुत ने मैम 6टा बोला। और नाग और नाग वंग एंड एक्स्ट्रा बोला। नाग वंग एग्जैक्टली एक्स्ट्रा दिया। सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने ही शिलाजीत के 6 भेद बोले हैं। जो 4 चरक ने बोले थे वो तो है ही यहाँ पे, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। लोहा। ये 4 चरक नाग ने एंड बोले हैं, ठीक है। और इसी में 2 ऐड कर दिया है, नाग और वंग को। वंग। तो टोटल हमारे चरक के अकॉर्डिंग 4 भेद होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। और सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार जिस जिस बच्चे को नहीं पता है वो बुक में नोट डाउन करता चलेगा, और अगर ना समझ आए तो पूछ सकते हो, माइक ऑन करके या मैसेज डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखोगे सुश्रुत और वाग्भट ने 6 भेद बताए, और साथ में मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है आपका। हम्म, हाँ, तो हम शिलाजीत को डिस्कस कर रहे थे, है ना बच्चे। तो शिलाजीत का हमने भेद देख लिया। चरक और सुश्रुत ने 6 भेद बोले हैं, चरक ने 4 भेद बोले, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, और उसमें 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, नाग और वंग को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि, तो हमने पढ़ा था श्लोक नंबर, देखोगे सबसे पहले ये बताओ कि शिलाजीत रसायन कौन से पाद में आता है? थर्ड। तृतीय पाद। 3rd पाद में आता है। तीसरे पाद का नाम क्या है बच्चे? कर प्रचितीय। कर प्रचितीय। कर प्रचिति अध्याय, है ना। इसमें कितने योग होते हैं? 16। 16। 16 योग होते हैं। 6, 37, 16 और 4 हमने याद किया था, इसमें 16 योग होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेफरेंस कि शिलाजीत रसायन हमें कहाँ पे मिलता है। अब इसके बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल, इसके गुण और धर्म के बारे में, तो उसमें हमने देखा था श्लोक नंबर 60 देखोगे, है ना। 3rd पाद में श्लोक नंबर 60 लिखा हुआ है। 59 देख लो, सबसे पहले 59 देख लो। श्लोक नंबर 59 की सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है कि सर्वश्रेष्ठ च अयसा, मतलब अयस का मतलब लौ होता है ना। तो लौ शिलाजीत जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है सब में, चारों में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? श्रेष्ठ शिलाजीत लौ शिलाजीत होता है, ठीक है। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कपोत और कुलत्थ। कपोत और कुलत्थ किस रसायन के सेवन के समय वर्ज्य होता है? डॉट डॉट दे दिया है, मतलब कौन सा रसायन होगा जिसके समय पे हमें कपोत और कुलत्थ का सेवन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला गया है, ठीक है। शिलाजीत। शिलाजीत का, एग्जैक्टली, ठीक है। सबने आंसर लगाया होगा शिलाजीत, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था
कि शिलाजीत खाने के समय जब भी शिलाजीत का सेवन हम कराते हैं, कपोत, कुलथ और काकमाची, ये तीनों याद रखोगे। कपोत, कुलथ और काकमाची, ये तीनों ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। मैम काकमाची तो बागवट ने बोला था ना मैम। हाँ, मतलब मैंने कलेक्टिवली बता दिया। कपोत, कुलथ और काकमाची, ये तीनों ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। एक सेकेंड, एक आशीष का मैसेज आ रहा है, क्या कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो देखो कि कपोत, कुलथ और काकमाची, ये तीनों कलेक्टिवली याद रखोगे। अब आपको साथ में याद क्या रखना है कि आचार्य जो चरक है वो सिर्फ कुलथ के बारे में बोल रहे हैं, सुश्रुत कपोत और कुलथ दोनों के बारे में बोल रहे हैं, और वाग्भट कपोत, कुलथ और काकमाची तीनों के बारे में बोल रहे हैं, है ना। कलेक्टिवली हम इन तीनों को याद रखेंगे कि कपोत, कुलथ और काकमाची कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है शिलाजीत के सेवन के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक सबके डाउट सही है ना बच्चे? जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ तक सही है सबके? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, यशा श्रियम बलम पुष्टि, यशा श्रियम बलम पुष्टि किस रसायन के अधीन है? मतलब ये फल श्रुति है। कौन सा ऐसा रसायन है जिसके वाजीकरण। सेवन से मैम हमें बाजीकरण। वाजीकरण। वाजीकरण, है ना। देखोगे जब वाजीकरण का डेफिनेशन आया है प्रथम पाद में ही, रसायन और वाजीकरण की एक श्लोक आई है, बड़ी सी 3-4 लाइनों की श्लोक होती है जो हम याद रखते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा आप लोग का 4th ईयर का, जितने बच्चे 4th ईयर में हैं वो कम से कम रसायन की तो डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टी तो याद कर ही लेना। रसायन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, रसायन और वाजीकरण से। ठीक है, चिकित्सा में तो देखोगे वहां पे ही लिखा हुआ है, वाजीकरण का जो श्लोक आया, श्लोक नंबर 9 to 12, एक बड़ी सी श्लोक आई है ना, उसी में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन है सबसे, श्लोक नंबर 12 लास्ट लाइन है, लिखा हुआ है, यशा श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरण में उतत। मतलब जितने भी हमारे वाजीकरण द्रव्य हैं, इनके सेवन से मुख्य उद्देश्य तो है ही संतान की प्राप्ति करना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य हमारा संतान की प्राप्ति करना होता है, बट साथ में संतान प्राप्ति से और क्या क्या होता है, यश की प्राप्ति होती है ना। जैसे मान लो तुम लोग आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, अभी पीजी वीजी अच्छी जगह से निकाल लोगे, एनआईए एनआईए अगर मिल गया अय्या वगैरह, है ना, तो आपके फादर क्या बोलेंगे, बहुत प्राउड फील करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब वही है कि यश की प्राप्ति होती है। श्री मतलब अब एमडी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्टाइपेंड भी मिलेगा बढ़िया, है ना, और बढ़िया पैसे से भी, मान लो कहीं कॉलेज वॉलेज खोल लिया, कहीं अपना क्लिनिक डाल लिए, तो लक्ष्मी जी भी आएंगे। तो यशा श्री, श्री का मतलब मनी से है। ठीक है, बलम पुष्टि, ठीक है, बल की प्राप्ति होती है, पुष्टि, ये सारे वाजीकरण द्रव्यों के अधीन होते हैं, तो इसका आंसर होगा वाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखोगे, लिखा है, पूमन जात बलादिकम पाद में कितने कल्पों का वर्णन आया है? बहुत इजी क्वेश्चन है 12। है ना। तो इसके आंसर भी तुम लोग बता दिए। बहुत ही मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसीलिए रखे थे ताकि पहली बार में ऐसा ना हो कि बोर हो जाओ क्वेश्चन लगा के। थोड़ा इजी था, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो यहाँ पे आंसर देखोगे 12 होगा, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखोगे, लिखा हुआ है, कर प्रचीतीय पाद में कितने रसायन है? 16। 16, ये भी आंसर सही है, इसमें भी कुछ सोचने की चीज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, श्लोक नंबर 11, वयस स्थापनी पराम, वयस स्थापनी हरितकी। पराम हरित किसके लिए बोला गया है? हाँ हरितकी। हरितकी। हरितकी के लिए। ठीक है, जब हम प्रथम पाद में हरितकी की क्वालिटीज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, तो हरितकी के गुणों का वर्णन आया था श्लोक नंबर 29 to 34। अगर किसी को रेफरेंस नहीं मालूम है तो इसलिए मैं रेफरेंस भी बताते जा रही हूँ, देखते जाओगे बुक में और मार्क करते जाओगे अगर किसी का छूट गया है तो। श्लोक नंबर 29 to 34 हरितकी की क्वालिटीज बोली गई है। ठीक है, उसी में देखोगे श्लोक नंबर 29 के नीचे 30, तो सेकेंड लाइन देखोगे, लिखा हुआ है कि आयुष्या पौष्टिकी धन्या, आयुष्या पौष्टिकी धन्या वयस स्थापनी परा,
ये जो हरितकी है ये आयु तो बढ़ाती ही है, पुष्टि भी देती है शरीर के धातुओं को, साथ में वय स्थापनी भी है, मतलब वय स्थापन के जैसे ये काम करती है। ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा सा ट्रिकी है और याद रखने वाली चीज है, क्योंकि हमने पढ़ा था, अग्र द्रव्य में पढ़ोगे कि आम्लकी को श्रेष्ठ वय स्थापन बोला गया है। अग्र द्रव्य बच्चे तुम लोग याद किए हो, ये बताओ। यस मैम, कुछ कुछ याद है। पहले मैं रेफरेंस पूछूंगी, अग्र द्रव्य का वर्णन कहाँ आया है चरक में, ये बताओ। चरक सूत्र 25। चरक सूत्र 25 नंबर चैप्टर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टोटल कितने अग्र द्रव्य का वर्णन आया है आचार्य चरक ने किया है? 152। यस। 152, ठीक है। अब आपको देखो, चरक सूत्र तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बट आप एक काम करो मेरी तरफ से, रोज जितने भी याद हो जाएं आपको अग्र द्रव्य, जितने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिमिट में एक ही दिन में सब याद कर लो, वो पॉसिबल नहीं होगा, किसी से भी पॉसिबल नहीं होगा एक दिन में याद करना, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, अग्र द्रव्य को लर्न बाय हार्ट, मतलब याद नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, उसको रट लेना है। नींद में भी कोई उठा के पूछे कि भाई बताओ ये किसका है, इसके क्या बता, इसके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है, तो आप नींद में भी जो बोलो वो सही बोलो। इस तरीके से अग्र द्रव्य को याद करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में दुनिया का कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम दे दो, 1 से 2 क्वेश्चन अग्र द्रव्य से रहते ही हैं, ठीक है। और साथ में बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर भी होती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। इसलिए मेरा कहना मानो, और रोज एक रूटीन बना लो अग्र द्रव्य याद करने की। हो सकता है 5 याद हो जाए, बहुत इजी है, 10 याद कर लो। शुरू के जो मुझे लगता है 15-20 जो हैं वो बहुत इजी इजी हैं, आधे तो तुम लोग वैसे ही याद होंगे, ठीक है। तो उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लेके याद कर लो। बाकी के जो हैं जो थोड़े बड़े बड़े हैं, कंफ्यूजिंग है, एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो पहला काम करोगे उन सबको जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लोगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगी, मैंने नोट डाउन किया था जब मैं तैयारी कर रही थी तब, ठीक है। तो उन मिलते जुलते चीजों को एक जगह नोट डाउन कर लो, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा और इजीली याद हो जाएगा। रोज याद करो उसको। तो जब आप, हम कहाँ पे थे, आमलकी के बारे में, है ना। आमलकी को वय स्थापनी बोला जाता है, श्रेष्ठ वय स्थापक द्रव्य हम आमलकी याद करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हरितकी की क्वालिटी के बारे में बोला गया है, तो हरितकी को भी हम वय स्थापनी, इसकी क्वालिटीज में एक क्वालिटी वय स्थापन की भी है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे अगर वय स्थापनी पराम करके है तो आपको याद रखना है ये हरितकी के लिए बोला गया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो गए यहाँ पे, आम्ल की द्रव्य ठीक नहीं मारोगे, क्योंकि अग्र द्रव्य के क्वेश्चन आपको अलग से दिखेंगे कि ये अग्र द्रव्य का है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, च्यवनप्राश की मात्रा। मैम भोजन में जो रुकावट ना आए। एग्जैक्टली कभी भी एक पल एक तोला नहीं लगाओगे, हम्म, है ना। जब च्यवनप्राश हमने पढ़ा था तो वहां पे देखा था 3rd या 4th लाइन की जो फलश्रुति थी च्यवनप्राश की, जिसको नहीं मालूम है देख लोगे बच्चे, मैं बता देते हैं, श्लोक नंबर है 72, श्लोक नंबर 72 देखो कि प्रथम पाद में ही लिखा हुआ है कि अस्य मात्रा प्रयुजितम न उपरंध्यान्न भोजनम, मतलब इसकी मात्रा इतनी ज्यादा ना इतनी कम, ना इतनी ज्यादा ना इतनी कम, इस प्रकार से होनी चाहिए कि ये भोजन में रुकावट ना बने। जैसे मान लो कि बहुत अच्छा टेस्ट है च्यवनप्राश का, किसी कंपनी का च्यवनप्राश लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट है, उसको 8 चम्मच खा लिए, है ना, तो क्या होगा, फिर भूख नहीं लगेगी। तो इतना भी नहीं खाना है कि आपको भूख ना लगे या पेट भर जाए च्यवनप्राश खा के, 2 दिन में च्यवनप्राश खत्म कर दो, ठीक है। तो आचार्य कह रहे हैं कि इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि भोजन में रुकावट ना बने। तो देखोगे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, यू न उपरंध्यान भोजनम, जो भोजन में रुकावट ना बने। कायदे से हम लोग अगर प्रैक्टिकल यूज में देखें तो हम उसको 3 to 5 ग्राम या 1 चम्मच के आसपास हम उसको बोल देते हैं खाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 13, कफजो न स रोगो अस्ति न बिबंधो अस्ति, ये अभी हमने डिस्कशन किया था।
किसके लिए बोला गया ये? भल्लातक। भल्लातक। भल्लातक के लिए, है ना। बच्चे एक और यहाँ पे याद रखना, ये जो लाइन है, कफजो न स रोगो अस्ति न बिबंधो अस्ति कश्चन, मतलब बिबंध याद रखोगे, ठीक है। कफज को तो ठीक है याद रखोगे ही, बिबंध को भी याद रखोगे, वर्ड की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि जब शिलाजीत की क्वालिटी हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 65 देखोगे, थर्ड पाद की, उसमें आया है शिलाजीत की महत्ता, हेडिंग है शिलाजीत की महत्ता। वहां पे क्या बोला है, न सो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपम, मतलब संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो साध्य की कैटेगरी में है और शिलाजीत के खाने से ठीक ना हो। तो कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में एक जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसलिए विबंध और कफज ये दोनों वर्ड याद रखोगे, जिससे कि अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो वो एलिमिनेट कर सके कि ये भल्लातक का है और ये शिलाजीत का है, ठीक है। तो कफजो नौसा रोगो अस्थि ये हमने भल्लातक के लिए पढ़ा था। अब देखोगे भल्लातक का संग्रह किस मास में करते हैं, ये हाँ, भल्लातक का संग्रह, तप। बोलो फिर से बोलो बेटा, सुना नहीं मैंने। मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, तप। तप, तप और तपस्या। और किसी का कोई आंसर? मैम सोचिए शुक्र। मैम ये नहीं आया था मुझे। किसमें नहीं आया था? क्वेश्चन में मतलब नहीं था समझ ये? नहीं आया था इसका आंसर। अच्छा ओके। तो भल्लातक का संग्रह देखोगे, श्लोक जहाँ पे भल्लातक रसायन के बारे में बोला गया है, मैं पेज नंबर बता देती हूँ। द्वितीय पाद में है ना, द्वितीय पाद में भल्लातक रसायन हमने पढ़ा अभी, उसमें देखोगे लिखा हुआ है भल्लातक के बारे में, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13 देखोगे, भल्लातक क्षीर करके एक हेडिंग आई है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कितने भल्लातक से शुरू करते हैं, स्टार्ट कितने से करते हैं। तो मिनिमम 10 भल्लातक से स्टार्ट करते हैं और 30 तक ले जाते हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10 भल्लातक से शुरू करते हैं, 30 तक ले जाते हैं, है ना। टोटल इसमें 55 डेज लगते हैं। देखोगे एक चार्ट बनी हुई है डे वाइज करके, इसमें 55 डेज लास्ट में आता है, ठीक है। तो याद रखोगे, और टोटल हमने 1000 भल्लातक को खिलाना है। इसी में देखोगे, इसी श्लोक की जो 13 नंबर श्लोक है, इसकी सेकंड लाइन देखोगे, फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन सबसे पहले लिखा हुआ है, यस फर्स्ट मैम लाइन मिल में, गया। पक्व जाम्बव प्रकाशानी सूची शुक्र व मासे, ठीक है। भल्लातक का संग्रह जो पक्का हुआ भल्लातक है, और कैसा दिखेगा, कई बार क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है। पक्व जाम्बव के साथ, जामुन खाते होगे है ना, मार्केट में बिकता है तो जामुन, कैसा कलर होता है, डीप पर्पल कलर, ठीक है। तो पक्व जाम्बव, पके हुए जामुन के सदृश जब भल्लातक हो जाता है, तो उसको सूची और शुक्र मास में हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक और कंफ्यूजन वाला चीज होता है, सेकेंड लाइन में ही देखोगे लिखा हुआ है, सूची और शुक्र मास के बाद लिखा हुआ है, यव पल्ले मास पल्ले वा निधापयेत तानी चतुर्थ मास स्ततानी सहसी सहस्य वा मासे। मतलब हमने पहले पक्व जामुन के समान भल्लातक हो चुका है, तो हमने उसको कलेक्ट करना है सूची और शुक्र मास में। ब्रैकेट में लिख लोगे अगर नहीं मालूम है तो, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास को सूची और शुक्र मास कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे कि बोला है, जब हमने कलेक्ट करके उसको यव पल्ले और मास पल्ले, मतलब यव धान्य और मास के धान्य में उसको हम रख देंगे, स्टोर करेंगे, और 4 महीने के बाद सहसी और सहस्य मास में उसको बाहर निकालेंगे, और फिर हम उसके जो भी हमें फॉर्मुलेशन बनाना है बना के उसका प्रयोग करेंगे। तो अगर कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सूची और शुक्र मास, ठीक है। भल्लातक का जो ऑप्शन है 14 नंबर क्वेश्चन का, सूची और शुक्र मास होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे बच्चे, ये क्लियर है सबका? यस मैम यही गलत हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको याद कर लो। नेक्स्ट देखोगे 15 नंबर श्लोक क्वेश्चन, मेध्य रसायन में शंख पुष्पी का प्रयोग किस फॉर्म में करते हैं? कल का। शंख पुष्पी का कल का प्रयोग करते हैं, है ना।
अभी हमने पढ़ा था मेध रसायन में, सारे चारों जो हमारे मेध रसायन है उनके अलग अलग फॉर्म हमने पढ़े थे, याद भी किया था हमने। तो यहाँ पे शंख पुष्पिका कल्क प्रयोग करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है मेरा कि शंख पुष्पिका कौन सा पार्ट हम प्रयोग करते हैं? कौन सा पार्ट? मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल? बोलो, कोई भी आंसर कर दो। मैम इसी के ऑप्शन में आगे लिखा हुआ था, अभी याद नहीं आ रहा है। इसी के ऑप्शन में, हाँ, समूल पुष्प है ना? ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि शंख पुष्पी का मूल यूज किया जाता है, समूल पुष्प, है ना? तो याद रखोगे शंख पुष्पी का कौन सा पार्ट हम मेध रसायन के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं? समूल पुष्प लेके हम उसका प्रयोग करेंगे, और शंख पुष्पी का कल्क प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नित्य क्षीर घृता अभ्यासम। नित्य आचार क्षीर रसायन। आचार रसायन, ठीक है। नित्य क्षीर घृत अभ्यासम मतलब रोज दूध और घी खाने के लिए बोला जाता है। जो हम रोज दूध और घी खाते हैं वो हम रसायन में भी पढ़ते हैं। देखोगे चौथा पाद जो है हमारा रसायन का, फोर्थ पाद, जहाँ पे आचार रसायन के बारे में बोला गया है, उसी में लास्ट या मिडिल की लाइन है। मैं तुम लोगों को श्लोक नंबर बता देती हूँ। श्लोक नंबर 32 देखोगे, चौथे पाद में श्लोक नंबर 32 लिखा हुआ है, नित्य क्षीर घृतासीनम, रोज दूध और घी खाना आचार रसायन कहलाता है, ठीक है। और इसी आचार रसायन को हम नित्य रसायन भी कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ वर्णन चरक संहिता में ही आया है, और किसी संहिता में आचार रसायन का वर्णन नहीं आया है, ठीक है। यहाँ तक सबके डाउट क्लियर हो गए बच्चे? यस मैम। बोलो प्रीतम, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था? मैम मेरा वही आपका शुक्र जो है ना, सुई शुक्र है, वो वाला भल्लातक वाला। और हाँ, पता नहीं और एक कौन सा मैम गलत हुआ, पता नहीं चल रहा, उल्टा पुल्टा दे दिया क्या। देख लेना, है ना? जो ठीक नहीं है याद हो वो अभी ही याद कर लोगे। मैम, बोला था क्वेश्चन था नित्य विरेचन, मैम कौन सा होगा नित्य विरेचन? नित्य विरेचन का क्या? मतलब होता है एक क्वेश्चन मैम पूछा था, मैम वाइवा के टाइम पे पूछा था, मतलब हम्म चरक के टाइम पे, नित्य हम्म विरेचन क्या है, नित्य विरेचन? नित्य विरेचन का क्या है का आंसर होगा कि हम, जैसे क्या होता है पंचकर्म में पढ़े होगे कि हमने उसको एक प्रोसेस में विरेचन कराना होता है, ठीक है। पहले आपने दीपन पाचन कराया, फिर उसके बाद आपने 7 दिन उसको स्नेहन कराया, 3 दिन 5 दिन या 7 दिन जितना दिन भी लग रहा है, तो आपने उसको स्नेहन कराया, फिर आप उसको स्वेदन करा रहे हो, एंड देन फिर आप विरेचन द्रव्य देके विरेचन कर रहे हो, और विरेचन हो जाने के बाद फिर हम संसर्जन क्रम को फॉलो करते हैं। तो ये एक पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन का समय लगता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। नित्य विरेचन का मतलब होता है कि हम रोज विरेचन करा रहे हैं, उसमें कोई भी हाँ स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी संसर्जन क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम नित्य विरेचन कहते हैं। मैम अब कौन सा क्वेश्चन ये द्रव्य, हाँ, मतलब पता नहीं चल रहा, मतलब कौन सा, मतलब सर पूछ रहे थे कौन सा मतलब चीज हम रोज विरेचन करते हैं, ऐसा कुछ बोले थे मैम सर नहीं ने। नहीं, कौन सा चीज नहीं, किस डिजीज में नित्य विरेचन कराया जाता है हाँ यस हाँ मैम, ऐसे इसमें कुछ, ना हाँ उधर है ऐसे ना? ही, ऐसे ही क्वेश्चन पूछना था ये पूछा उधर जाता में है कि किस मैम। किस डिजीज में नित्य विरेचन हम कराते हैं, हाँ ऐसे मैंने कुछ पूछा था, मैम भूल गया। हाँ है ना? डिजीज की बात आती है, तो जब चरक हाँ, संहिता हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखोगे, पहले तो उदर रोग। अच्छा अच्छा। उदर रोग में हम, उदर रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा बोली गई है, विरेचन कराया जाता है ना? जो वाटर एक्युमुलेट हो जाते हैं उनको कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो नियरेस्ट पाथवे है और जो इजीएस्ट पाथवे है, ठीक है। तो हम तो टैपिंग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि या तो हम ओरल रूट से बाहर निकाले, या तो एनल रूट से बाहर निकाले, या तो जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू हम वाटर जो एक्युमुलेट हुआ है उसको हम बाहर निकाले, हमारे पास एक्सटर्नल ऑरिफिस जो है, ठीक है। तो ओरल रूट से बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। विरेचन कराना हमारे लिए सबसे इजीएस्ट एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है।
0.001% चांसेस होते हैं विरेचन की प्रोसेस में कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। ठीक है, इसलिए हमारे लिए सबसे इजीएस्ट और लेस कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है विरेचन को, और हम क्योंकि पक्वासे है ना, उदर रोग है, तो उसका नियरेस्ट पाथवे क्या है, हम थ्रू एनल रूट से हम दोषों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए विरेचन श्रेष्ठ बोला गया है। उसमें भी हम नित्य विरेचन कराते हैं क्योंकि वाटर तो हर रोज एकुमुलेट हो रहा है, इसलिए हम उदर रोग में नित्य विरेचन कराते हैं। ठीक है ठीक मैम। है, पहली चीज तो ये याद रखोगे। दूसरा डिजीज होता है तमक श्वास। ठीक तमक मैम। श्वास में भी नित्य विरेचन कराया जाता है। ठीक है, तीसरा जो डिजीज है याद रखोगे, पक्षाघात। ठीक है, पक्षाघाते तु विरेचनम, जो चिकित्सा सूत्र है पक्षाघात की। ठीक है, स्नेहनम स्वेदनम तु पक्षाघाते तु विरेचनम, पक्षाघात में भी हम रोज विरेचन कराते हैं, पर जो एग्जैक्ट नित्य विरेचन टर्म आया है वो उदर रोग के लिए आया है। ओके मैम। ठीक है, याद रखोगे इसको। तो हमने क्वेश्चन 6, जिस बच्चे ने, जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट है क्लास में, जिसने पेपर सॉल्व नहीं किया था, मैंने आंसर डिस्कशन कर दिया, वो कोई बात नहीं है, आप फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था उनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और जो नहीं, आपके जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आप याद कर लो अभी के अभी, 2 मिनट का समय लगेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में मैंने क्या बताया कि एक काम मेरी तरफ से, एक एक्स्ट्रा वर्क मैं दे रही हूँ कि अग्रय द्रव्य को याद करते चलोगे, और मैं अगर बोलोगे तो मैं पूछ भी लूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अग्रय द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अग्रय द्रव्य को लिख लोगे एक सीक्वेंस बना के, और अगर चाहोगे मैं बताओगे, ग्रुप में मैसेज डाल दोगे या मुझे पर्सनल मैसेज कर दोगे, मैं उसको भेज भी दूंगी जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, कोई ऐसा क्वेश्चन कोई सॉल्व किए हो कहीं से जो नहीं समझ आ रहा हो? या पढ़ते समय ना समझ आ रहा हो कि इसको कैसे याद करें, मैं उसको याद करवाने में हेल्प कर देती हूँ, कुछ भी हो तो बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ के आए हो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हो, ज्वर चिकित्सा थर्ड चैप्टर जो है। मैम थोड़ा सा पढ़ा। थोड़ा सा क्या क्या पढ़ के आए हो, बोलो, ज्वर में क्या क्या पढ़ा है? मैम ज्वर का सिनोनिम्स, उसका प्रकृति, हम्म ओरिजिन, हम्म और इंट्रोडक्शन में जो आपने बोला था मैम, देखा। ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति और परिग्रह, 3 चीजें होती हैं सबसे इनिशियली जो हम याद करते हैं। ठीक है, ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति और परिग्रह, हम आएंगे इस पे भी। और कौन पढ़ के आया है बच्चे, बताओ। ज्वर के सिनोनिम क्या क्या पढ़ा आपने? मैम ज्वर, रोग, विकार, आतंक, व्याधि हम्म एंड ठीक है, अकॉर्डिंग आतंक एवं है ना, ज्वरो विकारो रोगो व्याधि आतंक एवं, आतंक। आतंक भी होता है, इसको सिनोनिम में आतंक भी बोला गया। ठीक है, और ज्वर की प्रवृत्ति क्या होती है? मैम प्रवृत्ति परिग्रह होता है। प्रवृत्ति परिग्रह होता है। ठीक है, ठीक है, और कौन बच्चा पढ़ के आया? ओसीन बेटा पढ़ा है कुछ? यस मैम। क्या पढ़ा है ज्वर में, बताओ। मैम वही सिनोनिम, प्रकृति, ये सब। अच्छा बताओ, ज्वर की प्रवृत्ति किससे होती है? मैम परिग्रह ना। परिग्रह से होती है। ठीक है, परिग्रह का मतलब क्या होता है? मैम मिथ्या आहार विहार जैसे। मिथ्या मतलब मैम वो मोह, मिथ्या आहार विहार। जैसे क्या होता है कि अगर हमने आपको कह दिया कि ज्वर हुआ है, कोई भी बाहर का चीज नहीं खाओगे, कोई भी गुरु आहार द्रव्य का सेवन नहीं करोगे, पर आपका मन जो है मान नहीं रहा है, पकोड़े खाने का मन कर रहा है, चाट फुल्की खाने का मन कर रहा है ना,
वो क्या हो गया, मोह हो गया। तो उससे क्या होगा, दोष और ज्यादा एक्युमुलेट होते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि ज्वर की जो प्रवृत्ति होती है, जो उत्पत्ति होती है, और ज्यादा जो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज्वर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो परिग्रह से होती है, मोह से होती है। ठीक है। और ठीक है, ज्वर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस स्थान से होती है? आमाशय। आमाशय से होती है। ठीक है, ज्वर की जो उत्पत्ति होती है वो आमाशय से होती है। और बताओ मुकलीसा, बताओ बेटा क्या पढ़ के आई हो ज्वर में? मैम ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रभाव, मैम उसके टाइप्स। ज्वर का प्रभाव क्या है, श्लोक क्या है, बताओ ज्वर का प्रभाव में क्या क्या होता है, लक्षण मिलते हैं? संतापा, सारोचिस, तृष्णा, सांग मर्दो, हृदय व्यथा। वेरी गुड। हृदय व्यथा स्पेशली याद रखोगे, हृदय व्यथा ज्वर का जो प्रभाव है, हृदय व्यथा याद रखोगे। संताप, अरुचि, तृष्णा, अंग मर्दो, हृदय व्यथा, ये ज्वर का प्रभाव है। ठीक है, ठीक है। प्रीतम पढ़ के आए हो बेटा? मैम थोड़ा थोड़ा सिनोनिम में ऐसा ही। अच्छा, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या बोला गया है? मतलब ल- जो प्रत्यात्म लक्षण है, एक वर्ड में क्वेश्चन आता है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है? और कोई जिसको याद हो वो बता दो। संताप मैम से वो संतापा, देहमानस की देहमानस जो संतापो है। देह मानस, हाँ मतलब ज्वर का आत्म लक्षण एक द साइन होता है, या द सिम्टम हम याद करते हैं कि एक ऐसा साइन या सिम्टम हो जिससे हम हमारी डायग्नोसिस कंफर्म होती है, जिसको हम द सिम्टम या द साइन कहते हैं। ठीक है, तो वही है आत्म लक्षण। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण आपसे पूछा ही जा सकता है, एकदम सिंपल सा आंसर है। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है? संतापो देह मानस, मतलब शरीर और मन में संताप होना, ताप की उत्पत्ति होना, उसी को हम ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है प्रमेह में। प्रमेह का प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है, किसी को याद है? प्रमेय में बहुमूत्रता, मैम एग्जैक्टली याद आ रहा है। बहुमूत्रता, एग्जैक्टली बहुमूत्रता होती है। प्रभूत आविल मूत्रता, है ना, प्रभूत आविल मूत्रता या बहुमूत्रता, तो ये द सिम्टम होते हैं, इन्हीं को हम आत्म लक्षण कहते हैं। ठीक है, और बताओ कौन पढ़ गया? गीतांजलि, यस मैम। ज्वर पढ़ के आए हो बेटा? मैम थोड़ा सा ही पढ़ा है बस। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण आचार्य चरक ने बोला है संतापो देह मानसा। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया ज्वर का आत्म लक्षण या प्रत्यात्म लक्षण? मैम सुश्रुत का नहीं पता। उसी, देखो मैंने 50 बार कहा, जब भी मैं पढ़ाती हूँ, जब भी चरक की बुक पढ़ रहे हो, विमर्श को कभी स्किप मत करो, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन देखोगे कई बार जब क्वेश्चन पेपर सामने, जो मैंने पर्सनली फील किया है, मैं उसी को एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। कभी भी बच्चे मुझसे पूछते हैं, कॉलेज में भी पूछते हैं, मैंने जो फील किया मैं उसी को बता रही हूँ। जब मैं अय्या देने गई थी 2016 में, ठीक है, तब एक क्वेश्चन आया था ओज का, वाग्भट का वो श्लोक था। हम जनरली क्या करते हैं, चरक और सुश्रुत के याद कर लेते हैं, है ना, ओज के गुण समथिंग कुछ क्वालिटीज पूछा था, ईसत लोह पीतकम, है ना, ईसत लोह पीतकम, ओज के बारे में क्वेश्चन था। बट आचार्य चरक ने बोला है ईसत लोह पीतकम, वो तो याद है। सुश्रुत ने बोला है कुछ और, श्लोक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अचानक से, तो सुश्रुत के कुछ और हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो ईसत रक्त पीतकम कह दिया था, कि ये जो ओज की क्वालिटी है वो किस आचार्य ने बोला है। उस समय याद नहीं आ रहा था कि चरक ने तो ऐसा बोला है, फिर ये किसने बोला है, या चरक का ये लोह और रक्त दोनों सिमिलर है, दोनों सिनोनिम है, पर क्वेश्चन बदल गया वहां पे। ठीक है, तो जब मैं घर आके देखी, बुक खोल के देखा मैंने चरक सूत्रस्थान, वहीं विमर्श में नीचे लिखा हुआ था वाग्भट का। तब इतना अफसोस होता है कि चलो एक बार मैं विमर्श खोल के देख लेती,
है ना पढ़ते समय, तो शायद वो क्वेश्चन गलत नहीं होते। चरक और सुश्रुत तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं, पर भागवत हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमेशा विमर्श को स्किप मत किया करो, हमेशा विमर्श को पढ़ा करो। आधी चीजें आपको विमर्श से याद हो जाएंगी, ये देखोगे। ठीक है, तो ज्वर का जहां पे प्रत्यात्म लक्षण दिया हुआ है आचार्य चरक के श्लोक नंबर 31 में, वही विमर्श में सुश्रुत का भी दिया हुआ है। स्वेदवरो संतापः। स्वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा। यस मैम। स्वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा, ये सुश्रुत ने बोला है ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण। मतलब स्वेद अवरोध हो जाता है, स्वेटिंग नहीं होती है। जब किसी को हाई फीवर होता है तो स्वेटिंग नहीं होती है, जब फीवर उतरता है तब जाके प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है ना। उसी को कह रहा है कि स्वेद अवरोध हो जाता है। संताप, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। सर्वांग ग्रहण मतलब पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, बॉडी एक, जिसको हम मैलेज जिसको कहते हैं, है ना। देखे होगे पेशेंट कंप्लेन भी करता है कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, उसके बाद हमें फीवर आ गया। तो वही कह रहा है कि स्वेदावरोध, संताप, सर्वांग ग्रहणम, यही 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। तो चरक के तो याद हो गए आपको कि संतापो देह मानसम, पूरे शरीर और मन में भी संताप हो जाता है। सुश्रुत ने 3 वर्ड बोले, स्वेद अवरोध, संताप, सर्वांग ग्रहणम। ठीक है, ये 3 वर्ड होते हैं आपके सुश्रुत के। ठीक है, और बताओ बाकी। सा- है ना, बस। ठीक है, हाँ। और कौन पढ़ के आया बच्चे? पोस्ट शेख अफसाना, बेटा तुम मुझे होस्ट बना दो, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। शेख अफसाना, बेटा मुझे होस्ट बनाओ, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी वरना कोई चीज। हाँ मैम। हम्म, ठीक है। और कौन पढ़ के आया है बच्चे? थोड़ा सा बताओगे, आंसर करोगे, कौन क्या पढ़ के आया है? सादिया परवीन, बेटा पढ़ा है तुमने? मैम आज ही क्लास की के दिन बाद। अच्छा, आज ही क्लास कर रही हो, इसके पहले क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? मैम कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ के आओगे, है ना। तो थोड़ा सा हम बस स्टार्ट करेंगे ज्वर जो चैप्टर है। पहले तो हम देखते हैं, कई सारे तरह के ज्वर के वर्ड आपको टर्म मिलेंगे। एक तो नॉर्मल सा जो सिंपल वर्ड है ज्वर, ये आपको मिलेगा। इसके बाद आता है, कहीं कहीं देखोगे पुनरावर्तक ज्वर, कहीं कहीं मिलता है प्रलेपक ज्वर, है ना। तो ये सारे वर्ड आते हैं। कभी देखोगे मिलेगा वात बलासक ज्वर, है ना। तो यह आपको याद रखना है कि ये जो ज्वर है डिफरेंट डिफरेंट तरह के, है ना। कि पुनरावर्तक ज्वर किसने बोला है, प्रलेपक ज्वर के बारे में किस आचार्य ने बोला है, या वात बलासक ज्वर के बारे में किस आचार्य ने बोला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस आचार्य ने क्या बोला है। तो रिकॉर्डिंग जो पड़ी हुई है बच्चे, देखोगे जाके रिकॉर्डिंग में, साथ में बुक्स की वहां पे भी है ना, उसमें देखोगे सब कुछ लिखा हुआ है।
तो पहला काम करोगे कि ये सारे जितने ज्वर के टर्म आते हैं मैं दिखा भी देती हूँ। चरक चिकित्सा थर्ड चैप्टर। देखोगे यहाँ पे आया हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पुनरावर्तक ज्वर। पुनरावर्तक ज्वर चरक ने बोला है। प्रलेपक ज्वर के बारे में आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं, है ना। वात बलासक ज्वर के बारे में बाघभट्ट ने बोला है। इस तरीके से कई सारे ज्वर के नाम आए हैं, और साथ में आचार्य, किस आचार्य ने क्या क्या बोला है सब लिखा हुआ है। इसको याद करके आओगे, ठीक है, इसको याद करके आओगे। और साथ में अग्रय द्रव्य में ज्वर के बारे में कौन कौन से अग्रय द्रव्य को बोला गया है वो भी याद करके आओगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। चरक ने बोला है कि ज्वरो रोगाणाम, है ना, ज्वरो रोगाणाम। वाग्भट ने बोला है ज्वरो शीघ्र रोगाणाम, ठीक है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। तो अग्रय द्रव्य में ज्वर से रिलेटेड क्या क्या अग्रय द्रव्य है वो पढ़ लोगे, और ज्वर के जो सिनोनिम जितने भी यहाँ पे हैं, अलग अलग टर्म किस आचार्य ने क्या बोले वो पढ़ के आओगे। बाकी ज्वर चैप्टर को पूरा जितना भी हो सके 4-5 पेज जितना पहले पढ़ के आओ, और फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम नेक्स्ट क्लास, कल तो संडे है, मैं क्लास की इंफॉर्मेशन दे दूंगी ग्रुप में, ठीक है, जैसा भी टाइम होता है मैं क्लास की इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ओके मैम। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो, किसी को कोई डाउट है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास अभी डिस्कनेक्ट करती हूँ मैं। जिसका जो क्वेरी होगा मुझे मैसेज डाल देना, ग्रुप में मैसेज डाल देना। ओके। ओके मैम।